हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज़ को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर एक्सप्लेन। इसमें हमें बताना है कि जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेटर के साथ। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। या फिर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन श्योरिटीज़ लाइबिलिटी एंड व्हेन कैन इट बी डिस्चार्ज्ड, कि हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है श्योरिटी की लाइबिलिटी पे और कब ये जो लाइबिलिटी है ये डिस्चार्ज हो सकती है। ये क्वेश्चन कंबाइंडली भी आ सकता है या फिर डिफरेंट भी आ सकता है। जैसे श्योरिटी की लाइबिलिटी का अलग क्वेश्चन हो सकता है और कब जो है लाइबिलिटी डिस्चार्ज की जा सकती है, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन बन सकता है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है श्योरिटी की लाइबिलिटी का, वो ले डाउन किया गया है सेक्शन 128 में। ये प्रोवाइड करता है कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी से, अनलेस वो अदरवाइज प्रोवाइड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। यहाँ पे जो आपका को एक्सटेंसिव वर्ड है वो एक की वर्ड है जो आपको प्री में भी बहुत बारी पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि श्योरिटी की लाइबिलिटी इज़ डैश विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, और नीचे आपका जो है इक्वल होगी, को एक्सटेंसिव होगी, 4 ऑप्शंस देंगे, तो यहाँ पे आप को एक्सटेंसिव को टिक करेंगे। नेक्स्ट लाइन आ गई हमारे पास कि जो क्रेडिटर है वो सू कर सकता है श्योरिटी को या फिर प्रिंसिपल डेटर को या फिर दोनों को। जो एक्सप्रेशन है को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ये डिनोट करता है कि जो एक्सटेंट है श्योरिटी की लाइबिलिटी का। इसका मतलब है कि श्योरिटी लाइबल होगा पूरी की पूरी अमाउंट के लिए जिसके लिए प्रिंसिपल डेटर लाइबल है, और उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। हाउ एवर जो एक्सटेंट है लाइबिलिटी का वो रेगुलेट किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो यहाँ पे को एक्सटेंसिव वर्ड का क्या मतलब है कि जितनी यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है, जैसे उसकी लाइबिलिटी 50 लाख की है तो इतनी ही श्योरिटी की लाइबिलिटी होगी, इससे ज़्यादा की जो है उसकी नहीं होगी। फिर आ गया इलस्ट्रेशन हमारे पास। ए ने फर्निश किया एक लोन 50,000 का बी को, और सी जो है उसमें एक श्योरिटी है ट्रांजैक्शन में। इस केस में जो मैक्सिमम लाइबिलिटी है श्योरिटी सी की, वो लाइबिलिटी होगी जो प्रिंसिपल डेटर बी की है, दैट इज़ 50,000। सिंस जो प्रिंसिपल डेटर है वो लाइबल नहीं है 50,000 से ज़्यादा के लिए, तो श्योरिटी भी लाइबल नहीं होगा उससे ज़्यादा के लिए। हाउ एवर अगर पार्टीज़ विश करती हैं कि वो म्यूचुअली अग्री करती हैं कि वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो लेस देन 50,000, तो वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन कम अग्री करते हैं तो कम जो है वो हो सकती है। फिर आ गया केस लो हमारे पास। केस लो में आ गया हमारे पास बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद 1969 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो लाइबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की और श्योरिटी की वो जॉइंट है और सेवरल है। जो क्रेडिटर है वो सू कर सकता है दोनों को एक साथ या फिर उनको इंडिविजुअली भी जो है सू कर सकता है। ये जो है हेल्ड नहीं किया जा सकता कि जो श्योरिटी है वो लाइबल किया जाए सिर्फ तब जब क्रेडिटर एग्जॉस्ट कर चुका है अपनी रेमेडीज़ अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो दोनों की जो लाइबिलिटी है वो पैरेलल चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट लाइबिलिटी है वो एग्जॉस्ट हो गई है उसके बाद ही श्योरिटी का नंबर आएगा। दोनों की जो लाइबिलिटी है वो एक साथ चलेगी। फिर आ गया केस लो हमारे पास रामकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि श्योरिटी के पास राइट नहीं है रिस्ट्रेन करने का जो एग्जीक्यूशन है डिक्री उसके अगेंस्ट अनटिल जो क्रेडिटर है उसने एग्जॉस्ट की है अपनी रेमेडीज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो इसमें आगे श्योरिटी के पास कोई राइट नहीं है कि वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को जो है स्टॉप करवाए अपने अगेंस्ट, ये बोल के या फिर ये कंटेंशन लेके कि जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट रेमेडी है वो एग्जॉस्ट नहीं हुई है। तो बेसिकली दोनों में सेम बात बोली गई है, बट वर्ड्स जो है और फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है वो दोनों का अलग है। फिर आ गया डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। तो श्योरिटी की जो है कब लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है अपनी लाइबिलिटी से फॉलोइंग कंडीशंस में। पहला आ गया नोटिस देके रेवोकेशन का श्योरिटी के द्वारा। सेक्शन 130 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी की बात होती है ये रिवोक की जा सकती है श्योरिटी के द्वारा फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को लेके एक नोटिस देके क्रेडिटर को।
कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब जो कुछ कंटिन्यूटी में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी गारंटी। तो अगर श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे देता है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो वो रिवोक मानी जाएगी। सेकेंड आगे श्योरिटी की डेथ के साथ सेक्शन 131 प्रोवाइड करता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में जो डेथ है श्योरिटी की वो ऑपरेट करती है एज रेवोकेशन जो है गारंटी का। हाउ एवर ये जो प्रोविज़न है ये सब्जेक्ट टू है कॉन्ट्रैक्ट का, टू द कॉन्ट्ररी, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये नहीं माना जाएगा। देयरफॉर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज़ के बीच में कि अगर इन केस डेथ हो जाती है श्योरिटी की, जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक नहीं होगी, देन ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास जनरल रूल क्या है कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो जब डेथ होगी श्योरिटी की तो वो डिसकंटिन्यू होगी, रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सप्रेसली बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट में कि डेथ के बाद भी वो कंटिन्यू रहेगी तो वो जो है कंटिन्यू रहेगी। थर्ड आ गया बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। अब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने आपस में ही कुछ वेरिएशन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में, तो यहाँ पे भी श्योरिटी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 133 प्रोवाइड करता है कि अगर कोई वेरिएंस है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में बिना कंसेंट के श्योरिटी की, देन उस केस में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है उसको विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रांजैक्शंस बाद में होने हैं चेंज के, मतलब चेंज के बाद सब्सिक्वेंट जो हैं उनको लेके उसकी श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी वेरिएशन के साथ अगर उसने कंसेंट किया है सेम। सेक्शन 133 इनकॉर्पोरेट करता है प्रिंसिपल कि जो श्योरिटी है वो इंटाइटल्ड होगा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उससे, जो कि ऑल्टर नहीं किया जा सकता बिना उसके कंसेंट के। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास थर्ड पॉइंट है। फोर्थ आ गया हमारे पास रिलीज़ या फिर डिस्चार्ज करना प्रिंसिपल डेटर को। सेक्शन 134 प्रोवाइड करता है कि श्योरिटी को डिस्चार्ज किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बिटवीन क्रेडिटर या फिर प्रिंसिपल डेटर, जिसमें जो है प्रिंसिपल डेटर को रिलीज़ कर दिया गया है या फिर किसी भी एक्ट या ओमिशन से क्रेडिटर की उसकी जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑफ विच डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर की जो कॉन्सिक्वेंसेस दिखा दिए हैं कि उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में हमारा जो है मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज़ कर दिया गया है कि जैसे 50 लाख लिए थे कि कोई बात नहीं मैं आपको रिलीज़ करता हूँ, आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे वो श्योरिटी को लाइबल नहीं ठहरा सकता है कि आपसे नहीं मैं श्योरिटी से रिकवर करूँगा। अगर उसने मेन पार्टी को रिलीज़ कर दिया गया है तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली रिलीज़ माना जाएगा। फिफ्थ आ गया हमारे पास जब क्रेडिटर कंपाउंड करता है या टाइम देता है या अग्री करता है कि वो सू नहीं करेगा प्रिंसिपल डेटर को। सेक्शन 135 प्रोवाइड करता है कि जब क्रेडिटर कोई भी कॉम्पोजिशन करता है प्रिंसिपल डेटर के साथ या फिर क्रेडिटर प्रॉमिस करता है कि वो टाइम देगा प्रिंसिपल डेटर को, और या फिर क्रेडिटर प्रॉमिस करता है कि वो टाइम देगा प्रिंसिपल डेटर को, या फिर आई थिंक ये रिपीट हो गया लाइन, या फिर क्रेडिटर प्रॉमिस करता है कि वो सू नहीं करेगा प्रिंसिपल डेटर को, तो श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अनलेस श्योरिटी खुद ही असेंट करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो बेसिकली अगेन क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में वो कंपाउंड करता है, मतलब कि समझौता कर लेता है कि आप 50 लाख की जगह मुझे 20 लाख दे दीजिए मैं आपको रिलीज़ कर दूंगा, या उसको टाइम देता है या फिर अग्री करता है कि अगर उसने पैसे नहीं भी दिए तो वो उसको जो है सू नहीं करेगा, कोई केस नहीं डालेगा उस पर। तो इन तीनों सिचुएशंस में भी जो श्योरिटी है वो रिलीज़ माना जाता है, डिस्चार्ज हो जाती है उसकी श्योरिटी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्रेडिटर की एक्ट या ओमिशन से वो इम्पेयर करते हैं जो श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी है। सेक्शन 139 प्रोवाइड करता है कि अगर क्रेडिटर कोई एक्ट करता है जो इनकंसिस्टेंट है जो राइट्स हैं श्योरिटी के, और वो रिजल्ट करता है इम्पेयर करने में जो इवेंचुअल रेमेडी है श्योरिटी की अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, तो उस केस में जो है श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगेन इसमें आ गया जो क्रेडिटर की तरफ से जो एक्ट हुई है या फिर कुछ उसने करने से मना कर दिया है या ओमिट कर दिया है जिसकी वजह से श्योरिटी सफ़र कर रहा है और उसकी जो इवेंचुअल रेमेडीज़ हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में भी जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास, इसमें आ गया कि एक कंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए लाइबल करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट है
प्रिंसिपल डेटर का एक लाइबिलिटी जो इनकर करती है इंडिपेंडेंटली किसी भी डिफ़ॉल्ट के, वो जो है डेफिनेशन ऑफ गारंटी में नहीं आएगा। तो बेसिकली 2 लाइन में हमने बताया है कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो क्यों डिफ़ॉल्ट करेगा, तभी जो है श्योरिटी की जो है श्योरिटी पिक्चर में आएगा। अदरवाइज़ ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा क्रेडिटर और जो प्रिंसिपल डेटर है उन दोनों के बीच में रहेगा। अब इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। दूसरा ये कि अगर ये 5-5 मार्कर में भी क्वेश्चन आता है तो आपको 2 अलग क्वेश्चंस आएंगे। पहला आपको आएगा श्योरिटी की लाइबिलिटी आप एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा आएगा कब जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है उसकी लाइबिलिटी। डिस्चार्ज वाला क्वेश्चन आपको 10 मार्कर में भी आ सकता है इंडिपेंडेंटली, तो आप जो है 6 सिचुएशंस इसमें एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग में आप बताएंगे श्योरिटी की लाइबिलिटी के बारे में, उसके बाद जो है एक इलस्ट्रेशन देंगे और उसके बाद डिस्चार्ज का आप बताएंगे और उसके बाद जो है कंक्लूड कर देंगे 10 मार्कर में। जहाँ तक 5 मार्कर की बात है, श्योरिटी की लाइबिलिटी में आप इंट्रो में सेम रखेंगे जहाँ पे हमने सेक्शन डिस्कस किया है श्योरिटी की लाइबिलिटी का, फिर को एक्सटेंसिव होती है, को एक्सटेंसिव का मतलब एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने एक इलस्ट्रेशन किया है, हमने 2 केस लॉज किए हैं, उनमें से आप कोई एक केस लॉ लिखेंगे 5 मार्कर में और उसके बाद जो है आप कंक्लूड कर देंगे इसको 4 पॉइंट्स के बाद। ये जो है आपका एक शीट फिल कर देगा इतना कंटेंट। वही अगर 10 मार्कर में आता है तो आप डिस्चार्ज वाला पॉइंट भी लिखेंगे और आप जो है ऐसे टेबल बना के भी डिस्चार्ज के जो है 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आपका स्पेस भी बचता है और आपका टाइम भी बचता है। बाकी जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आप थोड़ा क्रिएटिवली जो है उसको मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, कुछ आपको लगता है कि ये मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है या मुझे याद करने में दिक्कत हो रही है, आप वो पार्ट जो है स्किप कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप हेडिंग्स ना स्किप करें, आपका जो अंदर का पार्ट है उसका आप जिस्ट जो है लिख सकते हैं। बाकी इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।